Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss representation of the EPR spectra or ESR spectra. Okay. This is our second lecture of electron paramagnetic resonance spectroscopy, and in this lecture we are going to discuss how spectra of EPR resonance spectroscopy can be represented. Okay. So let's get started. Firstly, as you know, NMR and EPR both resemble with each other. जैसे हमने NMR में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया था, ऐसे ही EPR में भी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं. तो जो NMR का स्पेक्ट्रा था बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रा आपको EPR का भी मिलेगा, बट EPR के लिए हम इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड को प्लॉट करने की बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव को प्लॉट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको एक मैक्सिमा मिलेगा और एक मिनिमा मिलेगा जो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग. ओके, सो एज इन NMR द EPR स्पेक्ट्रम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉटिंग इंटेंसिटी अगेंस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड. जैसे NMR में भी हम बिल्कुल ऐसे ही एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं जिसमें y एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी लिखते हैं और x एक्सिस के ऊपर अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को लिखते हैं. बिल्कुल वैसे ही EPR का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे जिसमें y एक्सिस पे क्या होगा इंटेंसिटी और x एक्सिस पे क्या होगा फील्ड स्ट्रेंथ. किस तरीके से, जैसे ये देखिए, ये आपके पास y एक्सिस है, यहाँ पर हम इंटेंसिटी लेंगे और x एक्सिस पे हम क्या लेंगे फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने अप्लाई की है, और इसके बाद इस टाइप की एक पीक मिलेगी आपको. ये होगा आपका EPR का स्पेक्ट्रम. बट EPR स्पेक्ट्रा आर कॉमनली प्रेजेंटेड एज डेरिवेटिव कर्व. लेकिन EPR को हम कॉमनली डेरिवेटिव कर्व के रूप में, कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. डेरिवेटिव कर्व का क्या मतलब है? द फर्स्ट डेरिवेटिव that is the slope of the absorption curve is plotted against the strength of the magnetic field. डेरिवेटिव कर्व बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को प्लॉट करेंगे अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ. कहने की बात यह है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा आपके y एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस पे क्या आएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. मच ग्रेटर सेंसिटिविटी कैन बी अचीव्ड बाय दिस डिटेक्शन मेथड इफ द लाइन शेप इज ब्रॉड. अब देखिए, अगर आपने इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड ग्राफ प्लॉट किया और वो ब्रॉड लाइन आ गई तो आपको आप उस मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी उसकी. बट अगर आपने डेरिवेटिव कर्व लिया है तो डेरिवेटिव कर्व ज़्यादा सेंसिटिव है इंटेंसिटी कर्व के रिगार्डिंग. ठीक है, तो हम डेरिवेटिव कर्व से उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता देंगे कि मॉलिक्यूल कैसा है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का इन्वायरमेंट है, किस टाइप के उसके ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं. ओके, सो द टू मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इजली कन्वर्टेड. ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव कर्व. दोनों के दोनों टाइप के कर्व एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते हैं. अब देखिए, एक बार स्पेक्ट्रा देख लेते हैं कि किस टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपको 4 स्पेक्ट्रा दिख रहे हैं, ABCD. जो A वाला स्पेक्ट्रा है ये स्पेक्ट्रा है इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ. फील्ड स्ट्रेंथ को हम गॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गॉस. इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ, ये इसकी अब्जॉर्प्शन पीक है. जो आपका B वाला स्पेक्ट्रा है ये A का ही डेरिवेटिव कर्व है. डेरिवेटिव कर्व में लाइन कभी भी आपकी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ क्या रहेगी पैरेलल. ओके, अब जो स्ट्रक्चर C है, स्ट्रक्चर C क्या बताएगी? स्ट्रक्चर C आपको बताएगी कि जो आपके पास आपका जो स्पेक्ट्रा है इसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर्स हैं. फाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल पीक नहीं है, छोटी छोटी कम इंटेंसिटी की पीक और भी लाई करती हैं इसमें. ठीक है, और जो आपका स्पेक्ट्रा C है बिल्कुल इसी का डेरिवेटिव कर्व क्या है D वाला, ये वाला. सो दीज ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा. So, in spectrum A single absorption peak with no fine structure
ए में सिंगल ऑब्जॉर्प्शन पीक है, कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं है। अब बी में क्या है वो देखते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बी क्या था, बी जैसे ये वाला दिख रहा है, ये क्या था, डेरिवेटिव कर्व। बी ए का ही डेरिवेटिव कर्व है, सो बी इज द डेरिवेटिव कर्व दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू ए। अब हमने बात की द डेरिवेटिव कर्व क्रॉसेस द अब्सिसा एट ए मैक्सिमा इन द अब्जॉर्प्शन कर्व फॉर द स्लोप चेंजेस साइन एट ए मैक्सिमम। जैसे देखो एक्स एक्सिस को काट रहा है ना, एक्स एक्सिस को मैक्सिमा पर काटेगा जहां पर साइन चेंज होगा। साइन चेंज का मतलब ये है पहले साइन पॉजिटिव था, एक्स एक्सिस से अबो साइड में था, अब नीचे आ गया है तो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है। नाउ द नंबर ऑफ पीक्स एंड शोल्डर्स, नंबर ऑफ पीक्स एंड शोल्डर्स in the absorption curve can be determined from the number of minima और maxima in the derivative curve। अब देखिए आपके पास एक स्पेक्ट्रा है, उस स्पेक्ट्रा में कितने पीक हैं, कितने शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स का मतलब क्या होगा, शोल्डर्स का मतलब होगा वीक इंटेंसिटी की लाइन्स। तो कितनी पीक है, नंबर ऑफ पीक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ पीक हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम डेरिवेटिव कर्व की बात करते हैं तो डेरिवेटिव कर्व में कितने मैक्सिमा आए हैं या फिर कितने मिनिमा आए हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पीक्स को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्पेक्ट्रा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ईपीआर या फिर ईएसआर के स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंटेशन इसी कैसे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन सिंगल सिंपल सिस्टम्स। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या होती है। अब देखो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग का क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं। हमने एनएमआर पढ़ा था, एनएमआर में हम नंबर ऑफ पीक निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते हैं। जब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते हैं तो स्पिन की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं कि जिस भी मॉलिक्यूल का हम, जिस भी एटम का हम एनएमआर ड्रॉ कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट में किस टाइप के न्यूक्लियाई हैं। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर वे में हमें यहाँ पर भी देखना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, किसकी स्पिन है जो इसको अफेक्ट करती है। नाउ व्हाट इज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन सिंपल सिस्टम्स। सो व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स इन द विसिनिटी ऑफ ए न्यूक्लियस विद स्पिन आई, an interaction take place which causes the absorption signal to be split into 2i+1 components। क्या बोला इसने कि आपके पास एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी स्पिन आई है, ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसकी स्पिन आई है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी में आ गया है, तो उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इंटरेक्शन की वजह से जो अब्जॉर्प्शन सिग्नल आएगा वो कितनी नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, 2i+1। आई क्या है, स्पिन, न्यूक्लियाई की स्पिन क्या है वो। द कॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग इज द न्यूक्लियर स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग अराइजिंग मेनली फ्रॉम द फर्मी कॉन्टैक्ट ट्रम। अब देखिए हमने देखा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम के पास है, अगर उसकी विसिनिटी में एक ऐसा न्यूक्लियाई आ गया जिसकी स्पिन आई है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो इंटरेक्शन किसके बीच में हुई, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। और इस इंटरेक्शन से कितनी कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी, 2i+1। अब कोई आपसे पूछे कि स्प्लिटिंग का कारण क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस स्प्लिटिंग। रीजन ऑफ दिस स्प्लिटिंग इज न्यूक्लियर स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग। और न्यूक्लियर स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्मी कॉन्टैक्ट ट्रम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम सिंपल सा, क्योंकि हमने सिंपल सिस्टम की बात करनी है तो सिंपल सिस्टम में हमारा हाइड्रोजन से बेटर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, और उसकी विसिनिटी में प्रोटॉन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है उसकी स्पिन क्या होती है, 1/2। सो ए हाइड्रोजन एटम दैट इज I = 1/2 फॉर इलेक्ट्रॉन,
The EPR spectrum of a hydrogen atom in a solid matrix consists of two peaks of equal intensity centered at G equals to 2.0023. क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो हाइड्रोजन है जिसकी स्पिन 1/2 है, उसके लिए जब हम नंबर ऑफ पीक्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पीक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? 2i + 1। तो 2i की वैल्यू क्या है? 1/2 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे जिसकी स्पिन 1/2 है, उसके ईपीआर स्पेक्ट्रम में आपको कितनी लाइंस मिलेंगी? 2 लाइंस मिलेंगी, और दोनों लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी? इक्वल। साथ में जी वैल्यू क्या होगी? 2.0023। नाउ द टू एनर्जी लेवल्स ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर with ms equals to -1/2 and ms equals to +1/2। अब देखो I की वैल्यू अगर 1/2 है तो उसके लिए मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होती हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था, एक +12 और दूसरी -12। जो -12 वैल्यू होती है वो फील्ड के साथ अलाइन करती है, और जो +12 वैल्यू होती है वो फील्ड को अपोज करती है। नाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन वुड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पीक। अब स्पेक्ट्रम में केवल और केवल एक ही पीक होगी, corresponding to a transition between these levels. For each value of spin angular momentum quantum number ms, the nuclear spin angular quantum number mi can have value ±12, which give rise to 4 different energy levels. अब देखो हमने ये देखा कि I की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1/2 है, तो इसकी ms वैल्यू 2 होंगी, या तो +12 होगी या -12 होगी। -12 अलाइन करेगा फील्ड को, +12 अपोज करेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि उसकी विसिनिटी में दूसरा प्रोटॉन है तो उसके लिए भी वैल्यू 1/2 होती है। अब अगर हम mi की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? mi की, तो mi की चाहे -12 वैल्यू हो चाहे +12 वैल्यू, दोनों के लिए दो वैल्यू होंगी, +12 और -12, जिसकी वजह से जो आपको एक सिंगल पीक मिलती थी अब वो कितनी पीक मिल जाएंगी आपको? 4 पीक्स। डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए ये हाइड्रोजन के लिए है। हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम की जो स्पिन होती है वो I 1/2 होती है, 2 सिग्नल मिलते हैं, -12 लोअर एनर्जी का होगा, +12 हायर एनर्जी का होगा, तो यहाँ पर एक सिंगल ट्रांजिशन होगी। कब? जब विसिनिटी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब जो आपका हाइड्रोजन है केवल सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में दूसरा कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है। अब हमने बात की कि जो पहले वाला हाइड्रोजन है उसकी विसिनिटी में एक और हाइड्रोजन आ गया, तो उस हाइड्रोजन की भी I की वैल्यू 1/2 है। अब mi की वैल्यू 4 हो जाएंगी। 4 कैसे हो जाएंगी कि -1/2 के लिए भी 2 वैल्यू होंगी, +1/2 के लिए भी 2 वैल्यू होंगी। हमेशा याद रखेंगे जो भी स्पिन होगी उसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, दूसरे की एनर्जी कम होगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंट्रैक्शन से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस हैं। 4 यहाँ पर आपको पिक्स मिलेंगी, 1 2 3 4, और 2 यहाँ पर ट्रांजिशन होंगी। पहले सिंगल ट्रांजिशन होती थी, 2 पिक्स आपको मिलती थी, अब 4 पिक्स मिलेंगी और नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो जाएंगे 2। जो डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट पीक्स हैं, इनकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम मैग्नेटिक कंसिडरेशन वन एक्सपेक्ट दैट द इंटरेक्शन ऑफ ए प्रोटॉन न्यूक्लियर मोमेंट कोरस्पॉन्ड टू क्वांटम नंबर mi इक्वल्स टू 1/2 with the electron spin moment corresponding to the quantum number -1/2 which lead to a lower energy than the interaction moment। ये कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है कि जैसे -1/2 वाले ने इंटरेक्ट किया +1/2 के साथ या -1/2 के साथ, तो -1/2 से भी एनर्जी कम हो गई है +1/2 की। इसने ये बात की है लोअर एनर्जी हो गई है इंटरेक्शन की वजह से। इंटरेक्शन किसमें हुई है? न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन मोमेंट के बीच में। Now mi इक्वल्स टू -1/2, ms इक्वल्स टू -1/2 इंटरेक्शन हुई, उसमें हमने बात की माइनस माइनस ने प्लस कर दिया, प्लस वाले की एनर्जी कम हो गई थी, माइनस वाले की एनर्जी ज़्यादा हो गई थी। सिमिलर इंटरेक्शन होंगी +1/2 -1/2 में, और ये हम देख लेंगे
जो हमने डायग्राम देखा था बिल्कुल वो सेम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। नाउ हमने देखा था कि जो चारों के चारों लेवल्स है, चारों की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो उनकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है इक्वल्स टू जी बीटा एच एम एस प्लस ए एम एस एम आई। जी क्या था? स्पेक्ट्रोस्कोपिक गायरोमेट्रिक कांस्टेंट। बीटा क्या था? मैग्नेटोस्टैटिक बोहर मैग्नेटोन। एच क्या था? अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। एम एस क्या है? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ए क्या है? हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट। एम एस अगेन सेम है, एम आई भी अगेन सेम है। अब बात आती है कि ट्रांजिशन कितनी होंगी। वो ट्रांजिशन डिपेंड करते हैं सिलेक्शन रूल के ऊपर। नाउ द सिलेक्शन रूल्स इन ईपीआर आर डेल्टा एम आई इक्वल्स टू 0। मीन्स एम आई की वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, एम आई के अंदर चेंज 0 होगा तभी ट्रांजिशन होंगे, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं होंगे। और एम एस की वैल्यू में चेंज क्या होगा? प्लस माइनस 1। तो ये सिलेक्शन रूल है, इस सिलेक्शन रूल को हमें याद रखना है क्योंकि जितने भी हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे उनमें इसी सिलेक्शन रूल का यूज करेंगे। डेल्टा एम आई इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एम एस इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब है कि एम आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी तभी स्पिन अलाउड होगी, अदरवाइज फॉरबिडन हो जाएगी। ऐसी एम एस के लिए प्लस माइनस 1 होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखो हमने बात की कि जो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसके लिए हमने स्पिन निकाली कि 2 में ब्रेक होता है, फिर बाद में आपको 4 लाइंस मिलती हैं। ऐसे ही अगर हमने इस पूरे कंसिडरेशन को अगर जनरलाइज करना हो तो हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि जो 1/2 था उसको आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। 1/2 वैल्यू ना लेने के बजाय हम जनरलाइज करने के लिए आई वैल्यू ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन सिस्टम के लिए आ जाएगा, हम वहाँ पर हाइड्रोजन का नाम नहीं लेंगे। नाउ द सेम आर्गुमेंट कैन इजिली बी एक्सटेंडेड टू ए सिंगल इलेक्ट्रॉन लोकेटेड ऑन ए न्यूक्लियस विद स्पिन आई अदर देन 1/2। ऐसा न्यूक्लियस जिसकी स्पिन आई है 1/2 से अलग है, उसके लिए भी हम सेम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सच ए न्यूक्लियस द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कैन टेक any of the 2i plus 1 values corresponding to the number -i plus 1। माइनस आई से प्लस आई के बीच में वैल्यू होंगी। आई अगर स्पिन है तो कितने पीक्स आपको मिलेंगे? 2i plus 1। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने हाइड्रोजन की बात की थी आई को 1/2 रखा था, आई की वैल्यू 1/2 इक्वेशन में रखते हैं तो आपको 2 एनर्जी स्टेट्स मिले थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए एम एस की वैल्यू क्या थी? +12 और -12। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करती है? नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट ए डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है? सेकेंड वन, द इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी इन द इंटरमीडिएट इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस। एंड थर्ड वन इज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। हमने देखा कि जो स्प्लिटिंग होती है 2 लेवल्स के बीच में एनर्जी का जो गैप आएगा वो किस पर डिपेंड करता है? फर्स्टली डिपेंड करेगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सेकेंडली डिपेंड करेगा कि जिस भी न्यूक्लियाई को, जिस भी इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी में न्यूक्लियस किस टाइप का है, न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, एटसेट्रा। जो थर्ड फैक्टर होगा वो रहेगा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। थर्ड फैक्टर क्या रहेगा? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ओके, तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिंपल सिस्टम की बात करते हैं तो सिंपल सिस्टम में हाइपरफाइन स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास सिंपल सिस्टम ना हो, सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मॉलिक्यूल आ जाए, तो उस मॉलिक्यूल के लिए हम स्पिन स्प्लिटिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।